गुड मॉर्निंग। प्रॉपर्टी ऑफ पी वेव, पी तरंग के गुण। क्या बताया था पहला गुण? कि सबसे तेज गति से गमन करती है। पहला गुण क्या बताया था? कहीं बैठ जाइए के, इतना क्या है, जहां बैठेंगे वहीं बैठेंगे। अच्छा, सीट। पी तरंग गुण लिखिए। पी तरंग सबसे तेज गति से गमन करती है। पी तरंग सबसे तेज गति से गमन करती, कल बताया था मैंने, इसीलिए सबसे पहले पहुंचती है। बताया था कि नहीं बताया था? पी तरंग मैंने एकदम नहीं पढ़े घर पे जाके, कल वाली चीज को एकदम नहीं पढ़ाई किए। कल जो पढ़ा है उसको एकदम जीरो करके आए हैं, एकदम कॉपी उल्टे ही नहीं उस पन्ना को। तो फिर कैसे कह रहे हैं कि कुछ नहीं पता मुझे? आप भी थे कल, तो फिर कैसे बोल रहे हैं कैसे कि नहीं कुछ शायद समझ में आ रहा है? बोले कि नहीं पता, समझ में आ रहा है? कल क्या बोले थे पी तरंग के बारे में? क्या बोले थे? सबसे तेज जाती है, तीनों माध्यम में गमन करती है, ठोस में ज्यादा गति होती है, सबसे कम विनाशकारी होता है क्योंकि सबसे कम समय तक रुकता है। ये सब कहानी सुना दी। कहाँ थे आप लोग कल? क्या हो जाएगा कोर्स खत्म करके? कुछ नहीं होगा। कोर्स खत्म होने से कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। 71वीं भी देना पड़ जाएगा, 72वीं भी देना पड़ जाएगा, 74वीं, 75वीं, 77वीं भी देना पड़ जाएगा। अंतिम एज होगा तो पटना से बाहर भी जाना पड़ जाएगा। सच बात है भाई। कम से कम 5 घंटा पढ़िएगा ना घर पे। हम बोल रहे 5 घंटा आप लोग नहीं पढ़ते। पढ़ते 5 घंटा? नहीं पढ़ते, झूठ बोलते हैं आप। कोई नहीं पढ़ता 5 घंटा। 5 घंटा पढ़ने वाला बच्चा एकदम रेस रहता है। 5 घंटा ही पढ़ता है ईमानदारी से। वो ईमानदारी से बोल रहा हूँ। मैंने मोबाइल वोबाइल सब बंद करके केवल पढ़ाई तो पढ़ाई, इसके बाद जीवन में कोई नहीं। हमारे सामने हम और किताब। ऐसा 5 घंटा भी पढ़ लीजिएगा तो काम हो जाएगा आपका। नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते भाई, झूठ बात है। पढ़ते तो फिर कहीं सोचते रहते होंगे, कुछ किताब भी रहता होगा, खुद भी रहते होंगे, चिंता भी रहता होगा बीच में, क्या होगा लाइफ में, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। पढ़ने से लाइफ अच्छा होता है। जरूरी नहीं कि पढ़ने से नौकरी हो जाएगा तभी लाइफ अच्छा होगा। ये जरूरी नहीं है कि पढ़ने से नौकरी हो जाएगी तब लाइफ अच्छा होगा। ये कोई बड़ी बात, ये कोई बात नहीं है। पढ़ेंगे, नौकरी होगी नहीं होगी तब भी लाइफ अच्छा हो जाएगा। ये सच बात है। तो पढ़िए तो ये चिंता छोड़ के पढ़िए कि हमको नौकरी लेनी है। ये पढ़िए कि हमको सीखना है, सब कुछ अच्छे से जानना है चीज़ को, क्या होता है भूकंप, कैसे तरंग, क्या है ना। कल कई लोग नहीं आए थे, है ना। आप कल आए थे? अच्छा, बहुत दिन से नहीं आ रहे थे आप नहीं आए थे, कल आए थे। अच्छा अच्छा आए थे, भूल जाते हैं आप। उधर पीछे कॉर्नर कल आए थे? काहे? तबीयत ठीक नहीं? तबीयत तो मेरा रोज खराब है, गला बैठा था, चाहते छुट्टी ले लेते। कल से कुछ ठीक है आज, कल की तुलना में मेरा गला कल की तुलना में ठीक है। और कल परसों खुल और ठीक हो जाएगा। बीमारी में भी आते रहते हैं। सूटर पर पूरा पहन के, गला में बांध के, टोपी पहन के आके बैठ जा रहा था, दस्ताना पहन के। क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं। अब तो ठंड जा रहा है, अब क्या करना है? 10 दिन और, सरस्वती पूजा के बाद ठंड आए से भी खत्म हो जाएगा। ठंड मुझे सबसे खराब मौसम इसलिए लगता है, आलस कर देता है। 5 बार सोचने के बाद तो स्नान करने आदमी जाता है, पूरा मूड बनाता है कि अब नहाने जाना है जी। उसके बाद बहुत आलसी मौसम है। और गर्मी ठीक है अपना, कहीं भी कुछ भी, कहीं पड़े रहिए, नहीं यही ना पसीना आता है, थोड़ा कपड़े ज़्यादा खराब होते हैं, लेकिन मज़ा आता है। गर्मी, हमें गर्मी अच्छा लगता है। आप लोग गर्मी अच्छा लगता है? हमको तो बिल्कुल अच्छा लगता है, एकदम विपरीत। आपको नहीं अच्छा लगता? किसको किसको गर्मी अच्छा लगता है? ठंडा की तुलना में गर्मी किसको अच्छा लगता है? हाथ उठाओ तो थोड़ा। कौन वोट मेरा वोट कौन देता है? ठंडा की तुलना में, कंपेयर टू गर्मी अच्छा किसको किसको लगता है? ये हुआ। ताराचंद जी सही जवाब दिए। सबका जवाब गलत है। मौसम के अनुसार सब अच्छा है। अच्छा सब अच्छा। अच्छा, जनवरी का महीना ज्यादा अच्छा है या मार्च का महीना अच्छा है?
मार्च के कौन कौन वोट करेगा मार्च के लिए? सब लोग। हाँ ठीक है, तो एकदम इसका मतलब ये हुआ कि एकदम ठंडी को कोई ठीक नहीं समझ रहा है। अब आया ना समझ में? चलिए, तो भैया लिखिए पी तरंग सब पहले पॉइंट वाइज लिखिएगा। पी तरंग के गुण हेडिंग डाल दो, अब पॉइंट में लिखो। पहला पॉइंट, तो पी तरंग सबसे अधिक गति से गमन करती है। पी तरंग सबसे अधिक गति से गमन करती है। लिखिए, पी वेव ट्रेवल्स विद मैक्सिमम वेलोसिटी। अरे ट्रांसलेशन कर भी लो यार। पी वेव ट्रेवल्स विद मैक्सिमम वेलोसिटी। पी तरंग सबसे अधिक गति से गमन करती है। हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सबसे अधिक गति से गमन करती है तो सबसे पहले पहुंचेगी धरती की सतह पर। तो दूसरा पॉइंट में लिखो, पी वेव रीचेज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। पी वेव रीचेज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फर्स्टली पी तरंग सबसे पहले धरती की सतह तक पहुंचती है। पी तरंग सबसे पहले धरती की सतह पर पहुंचती है। पी तरंग सबसे पहले धरती की सतह पर पहुंचती है। पी तरंग सबसे पहले धरती की सतह पर पहुंचती है। हो गया। अगला पॉइंट, पी वेव ट्रेवल्स इन सॉलिड लिक्विड गैस इन ऑल मीडियम। पी वेव हिंदी बोलेंगे, ट्रेवल्स इन सॉलिड लिक्विड गैस इन ऑल मीडियम। पी तरंग ठोस द्रव गैस तीनों माध्यमों में गमन करती है। पी तरंग ठोस द्रव गैस तीनों माध्यमों में गमन करती है। पी तरंग ठोस द्रव गैस तीनों माध्यमों में गमन करती है। पी वेव ट्रेवल्स इन सॉलिड लिक्विड गैस इन ऑल मीडियम। लिखो, इसी में जोड़ो, उसी लाइन में जोड़ो, बट इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इज इन सॉलिड। लेकिन इसकी सबसे अधिक गति ठोस में होती है। लेकिन इसकी सबसे अधिक गति ठोस में होती है। लेकिन इसकी सबसे अधिक गति ठोस में होती है। बट इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इज इन सॉलिड। हो गया, समझ में आ रहा है बात? अगला पॉइंट, पी वेव इज ऑल्सो नोन एज PLC वेव। पी वेव इज also known as PLC वेव। हिंदी में पी तरंग को PLC तरंग के नाम से भी जानते हैं। अब बताएंगे क्या है PLC। PLC तरंग के नाम से भी जानते हैं। P का मतलब होता है प्राइमरी, L का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल, C का मतलब होता है कॉम्प्रेशनल, प्राथमिक। यानी पी तरंग को प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। और संपीड़न तरंग भी कहते हैं। ये सब नाम है। पी तरंग के सब क्या है? नाम है। सेम चीज है। प्राइमरी इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले पहुंचता है। प्राइमरी इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले पहुंच जाता है। नहीं, जो सबसे पहले आएगा उसको प्राइमरी कहेंगे। नहीं, चट्टान में भी होता है कि धरती पहले पिघली हुई थी, गर्म लावा के रूप में थी। धरती पहले गर्म लावा के रूप में थी। पता है ना आपको? धरती पहले खौलता हुआ लावा था, पता है सबको। जब जम गया, खौलता हुआ लावा ठंडा हुआ, जम गया,
तो आपको पता है ना, लावा के जमने से जो चट्टान बनता है उसे बोलते हैं इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। तो सबसे पहले कौन बना धरती पर? इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक को क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी रॉक। क्या बोलेंगे उसको? प्राइमरी रॉक। अब बाकी उसी का काटने छटने से सेडिमेंट्री रॉक बना, उसी के रूप बदलने से मेटामॉर्फिक रॉक बना, यानी रूपांतरित चट्टान, और अवसादी चट्टान बना। तो अवसादी और रूपांतरित क्या हो गया? द्वितीयक चट्टान। प्राथमिक चट्टान हो गया आग्नेय चट्टान, अब बाकी दोनों क्या हो गया? द्वितीयक चट्टान। नहीं समझ में आ रहा है बात? जो बाद में आए वो द्वितीयक, सेकेंडरी। हाँ, पहले आए उसको प्राइमरी। क्या कहते हैं कि हमारा पहले प्राइमरी है प्रिपरेशन। जीवन में क्या सोचे हो? तो सबसे पहले तो प्रिपरेशन है मेरा, उसके बाद देखेंगे क्या है सेकेंडरी। प्राइमरी पहले हमारा नहीं बोलता, कोचिंग सेकेंडरी होता है, प्राइमरी आपका मेहनत होता है। कोचिंग क्या है? सेकेंडरी। कोई भी इंसान सफल हो सकता है तभी जब वो घर पे खुद से एनालिसिस करके खुद से पढ़ाई करेगा, वही लड़का सफल होगा। कोचिंग पे जो डिपेंड होगा, कोचिंग को जो प्राइमरी बनाएगा, उसका सिलेक्शन जीवन में कभी नहीं होगा। मैं कोचिंग में ऑनलाइन बोल रहा हूँ, लाइव बोल रहा हूँ, सच बात है। किसी भी कोचिंग की बात करिए, कोचिंग बिजनेस होता है। कोई भी कोचिंग हो, उसका मेन उद्देश्य होता है किसी तरह से अधिकतम पैसे कमाना। हर कोचिंग की बात है, कोई सेवा भाव से नहीं खुलता, खाली कहने की बातें सारी है। अगर सेवा भाव कहीं पर है भी, वो सब बिजनेस के लिए है, उसको दिखा के सेवा वाला उधर से कर देना है काम। नहीं समझे बात? ये सब रहता है, सब चलता है, सब इसको कोई ओवर वाला बात नहीं है। लेकिन आप खुद पे फोकस नहीं करिएगा, खुद से, तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, कभी नहीं, कभी नहीं। तो न भविष्यति न हो तो दिन भर कोचिंग में बैठल रहिए, हर बैच में बैठिए, देख लीजिए सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। फिर बोल रहा हूँ, मुझे जाना है, मैं झूठ क्यों बोलूँगा आपसे, या आपको गुमराह क्यों करूँगा? मैं जाना है मतलब का दुनिया से नहीं जाना है, मतलब धरती पे ही रहना है, बिहार में ही रहना है। 2 महीने के लिए ट्रेनिंग हुआ था, थोड़ा गायब रहेंगे, फिर आ जाएंगे पढ़ाने आप लोगों को। एक आदमी ने कल सलाह दिया कि मत नौकरी ज्वाइन कीजिए आप। कौन है ना? वो है अभी वर्तमान में कृषि विभाग में OSD है, 56-59 के SDM है। SDM 56-59 20 SDM थे। बोले मत ज्वाइन कीजिए नौकरी आप। क्यों? बोले कि अभी आपको नहीं पता है, आपका ज्वार चल रहा है, टाइड आपका आया हुआ है। खान के बाद बिहार में किसी का नाम कोई जानता है तो आप ही का नाम जानता है सर। जहाँ जाइए सिर्फ आपका नाम जानता है सर। सर ये आपका टाइड एंड टाइम है, दोबारा वेट नहीं करता ये चीज़। टाइड एंड टाइम दोबारा इंतजार नहीं करता, आपका टाइम आया हुआ है। आप कौन है आपको नहीं पता है। सब छोड़ दीजिए नौकरी, आ जाइए यूट्यूब पे आ जाइए। अपना उनका भी चैनल है 390, वही तैयारी वाली कुछ वीडियो बनाते रहते हैं। 390 के सब्सक्राइबर उनका भी है। तो बोले नहीं मत जाइए नौकरी ज्वाइन करने, मुझे सोशल प्रेशर है। घर वाले लोग कहेंगे कि नहीं ज्वाइन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा भाई, तो करेंगे। और मुझे भी करने का मन है, ऐसा नहीं कि ना वो तो हम अब धीरे धीरे पढ़ाएंगे, जय चिल्लाएंगे। तो सही है ना, नेम फेम है तो उसको बरकरार रखा जाएगा। 1 घंटे आधे घंटे वीडियो रोज बना देंगे। अभी कल एक फ़ोन आया मुजफ्फरपुर से, एक ट्रेनिंग चल रहा है टीचर का, TRE 2 वालों का। तो TRE 3 भी कह दिया कि फरवरी में फॉर्म आ रहा है। हल्ला होल है कि फरवरी में फॉर्म, मार्च में परीक्षा, अप्रैल में ज्वाइनिंग। ये हल्ला हो गया है पूरा। यही होगा, देखिएगा सच में। हाँ इतना जल्दी देख लीजिएगा, एकदम 100% मुझे लग रहा है। और TRE 2 का लड़का था, फ़ोन किया कि सर डाइट में जहाँ हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे वहाँ पर 99% लोग आप ही से पढ़ा हुआ था। अच्छा लगता है मुझे सुन के ये सब बात। क्या हम भी कहते चिल्ला के यूट्यूब में कि भैया किसी भी स्कूल में बिहार के इस कोने से उस कोने पर चले जाइए, अगर 5 को नया मास्टर ज्वाइन किया है, 4 को हमसे पढ़ा होगा। चाहे प्राइमरी में चले जाओ, 6 to 8 में चले जाओ, 9, 10 में 11, 12 कहीं चले जाओ। अच्छा लगता है। रियल में अच्छा तब लगता है जब ये कहता है लोग कि वो पैसा नहीं था सर पढ़ने का, और हम एकदम गाँव से थे सर, मेरी मजबूरी थी, घर वाले भी नहीं पढ़ाना चाहते थे सर, सिर्फ छुप कर आपका वीडियो देखता था। लड़कियां ज़्यादा, महिलाएं, खासकर शादीशुदा महिलाएं ज़्यादा, कि सर
आप मेरे लिए भगवान साबित हुए, मुझे तो पार लगा दिया सर, लाइफ में डूब ही चुके थे हम। आपका यूट्यूब देख के सिलेक्शन केवल हो गया सर, घर वाले पीटते भी थे, पढ़ने नहीं देते थे, अब मेरा सिलेक्शन हो गया +2 में सर। तो ये फिर वो संतुष्टि ज़्यादा मिलता है। सिलेक्शन तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन ये सब चीज़ जब मिलता है ना तो लगता है कि भगवान शायद कुछ बनाए थे मुझे अलग काम के लिए, अच्छा लगता है। अगर मान लीजिए हम बहुत पहले सेलेक्ट हो गए होते, बहुत पहले सेलेक्ट हो गए, वही राहुल सिन्हा के साथ 56 में सेलेक्ट हो गए होते हैं, तो फिर आज हम इतने नेम फेम नहीं होता, किसी ऑफिस के 5 को कर्मचारी हमको जानता, एक आध को प्रमोशन मिल गया होता मैक्सिमम, और कुछ होता, और सैलरी हो गया होता 1.25 लाख। ऐसा सैलरी पैरामाउंट में हमको 2 लाख सैलरी मिलता था, पता है आपको? पैरामाउंट कोचिंग में 2 लाख सैलरी मिलती थी मुझे, ऊपर मिलता था, जितना पढ़ा दीजिए आप, मिनिमम 2 लाख। 30,000 चेक मिलता था, कैमरा में नहीं बोलना चाहिए, और पूरे 1,70,000 कैश एकदम पूरा गड्डी भर के बैग में ले आते थे, कोई खर्चा नहीं, पसार दिए बेड पे, बैठे रहिए एकदम। टिकट यहाँ से लखनऊ 3-4 शहर में पढ़ाते थे हर हफ्ते, तो टिकट होता था, तो मतलब सब समझिए कि बढ़िया क्लास में टिकट होता था, रहने का सुविधा पूरा। पैसा रुपया का लोभ नहीं रहा, लेकिन आप लोग का जो मिला ना सहयोग, ये बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। ऐसा सेलेक्ट हो जाते पहले तो नहीं मिलता, नहीं जी। आप IAS रहिएगा तो डरे ना आपका कोई पैर छुएगा, आप IAS रहिएगा तो आपसे कुछ काम निकलवाना तभी ना पैर छुएगा, हमको आस्था से सब पैर छुएगा, क्या जी? बात ये है। तो पढ़िए, मन लगा कि अगर आप भी पढ़ लीजिए तो नौकरी हो जाए, तो आप भी किसी को पढ़ाते रहिए। जीवन में पढ़ाना है सबको। गरीब बच्चा जो आप अधिकारी बन जाएंगे तो आसपास के सभी गरीब बच्चों को इकट्ठा करके 1 घंटा 5 बजे तक नौकरी रहेगी, 6 बजे तक पढ़ाना है, वहीं ऑफिस में ही बिठा करके। चलिए, हो गया, समझ गए? प्राथमिक तरंग समझ गए बात, जो पहले आता है उसको इसी से चला बात। प्राइमरी क्या है जीवन में, खुद का मेहनत। तो प्राइमरी 2 चीज बताया, एक बताया चट्टान भी। धरती पहले गर्म लावा था, एकदम खौल रहा था, ठंडा हुआ जम गया, खौलता हुआ लावा के जमने से जो चट्टान बनेगा उसे आग्नेय चट्टान। तो सबसे पहले धरती पर क्या बना? आग्नेय चट्टान। तो प्राइमरी कौन हो गया? इग्नियस रॉक इज प्राइमरी रॉक, बट सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक इज सेकेंडरी रॉक। क्लियर? उसी तरह से यहाँ पर पहले पहुंचता है कौन? पी वेव, इसलिए इसको प्राइमरी वेव कह दिए। चूंकि तरंग देखो 2 प्रकार का होता है, हमको थोड़ा सा विषयांतर होने में मजा आता है। अच्छा, ये विषय से भटक जाता हूँ। कल रेडियो एक्टिविटी समझाया, थोड़ा ग्रेविटेशन समझाया, थोड़ा यूनिट समझाया, तो अच्छा रहता है या फिर उसको काट पीट के चले? आप बताइएगा, वैसी करेंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर आप बड़ी भटक जाते हैं, पढ़ाते विषय पढ़ाते पढ़ाते कहीं और चल जाते हैं, तो बताइएगा वैसा करें या ना करें? हैं? वैसा करें, विषय से भटके या छोड़ दें? भटकते हैं थोड़ा सा, अच्छा रहता है। तो गुरु अब अनुदैर्ध्य है, बोल के निकल जाएंगे तो आप क्या रहिएगा? जिसका फिजिक्स कमजोर क्या कहेगा? रट लो जब दर्द है। देखो, तरंग जो है ना वो 2 प्रकार का होता है, वेव 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऐसा तरंग, सुनो, एक ऐसी तरंग जो जिसके चलने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। ऐसा तरंग जिसको चलने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, हवा, पानी, कांच, कोई ना कोई मीडियम में ही चलेगा, बिना मीडियम के ना चले। अगर यहाँ पर वैक्यूम कर दें, यहाँ वैक्यूम हवा को भी निकाल लें, कुछ न छोड़ें, तो जो तरंग बिना मीडियम के ना चले, मीडियम होना ही चाहिए, उसको बोलते हैं हम मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव। समझ में आया बात? मैकेनिकल मतलब कोई ना कोई मिशनरी चाहिए, चलने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। और जिसको चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, मीडियम है तब भी कोई दिक्कत नहीं, और मीडियम कोई नहीं है, अगर वैक्यूम भी है तब भी वो चलेगा। जिसको चलने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए 100%, अगर मीडियम नहीं तो नहीं चलेगा, वहीं रुक जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल वेव। जो जिसको चलने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, मीडियम है तब भी चलेगा, मीडियम नहीं है तब भी चलेगा, मीडियम का कोई लेना देना उसके लिए नहीं है, उस तरंग को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। नहीं समझ में आया बात? अरे समझ में आया? जिसको चलने के लिए क्या चाहिए? कोई ना कोई मीडियम चाहिए। जैसे हम बोल रहे हैं साउंड वेव है, अगर मान लो यहाँ पर पूरा हम वैक्यूम कर दें,
पूरा वैक्यूम कर दे, वहां से वहां तक पैक कर दें ऐसे अपने आप को हम, वैक्यूम आगे करके चिल्लाएं जोर से, खूब चिल्लाएं। आप तो छोड़िए, नहीं इधर ये नहीं सुन पाएंगे, ये नहीं सुन पाएंगे मेरी आवाज़, एकदम बिल्कुल जीरो आवाज़। देखते होंगे कि कुछ उस तरह से वैक्यूम वाला एक शीशा आता है बड़े बड़े ऑफिस में, एक अंदर का बाहर भी दिखाई नहीं देगा, अंदर का बाहर दिखाई देगा पर बाहर का अंदर नहीं दिखाई देगा, अंदर का आवाज़ भी बाहर सुनाई नहीं देगा। तो शीशा इस तरह का होता है, कितना भी जोर जोर से हंसे बोले गाएं, अंदर का आवाज़ बाहर नहीं जाएगा। क्या रहता है, शीशा को वैक्यूम किया रहता है बीच में। तो साउंड वेव क्या हो गया, कैसा वेव हो गया, मैकेनिकल वेव हो गया, यांत्रिक तरंग हो गया। लेकिन लाइट जो सूरज से आ रहा है, लाइट रास्ते में क्या है, बीच में ऐसा भी जगह मिला होगा जहां पर हवा नहीं है, वैक्यूम है, उसको भी क्रॉस करके आ रहा है ना जी। इसका मतलब लाइट क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसी तरंग जिसको चलने के लिए, समझ में आ रहा है ना, हम चाहते हैं कि जो चीज़ हम जानते हैं, बच्चा कि कितनों फिजिक्स का मास्टर आके फिजिक्स पढ़ाएगा पर ये चीज़ डिस्कस नहीं करेगा, और करेगा भी तो उसका इतना बढ़िया सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये भी क्लियर बात बता रहा हूँ तुम्हें। इस मार्केट में बीपीएससी को कौन फिजिक्स पढ़ा रहा है सब हमको पता है, पूरे मार्केट का फिजिक्स का मास्टर पता है। सुन लो ध्यान से खाली, ऐसी तरंग जिसको चलने के लिए बिना कोई ना कोई मीडियम चाहिए, मैकेनिकल वेव, साउंड इज मैकेनिकल वेव, और जिसको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। वो क्या है, लाइट है। अब देखो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ऐसे भी है, सी जी एक्स यू वी आई एम आर, सी जी एक्स यू वी, इस क्या है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्रम से है, रटना भी होगा तो इसी रटिएगा, सी जी एक्स यू वी आई एम आर, 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 ऐसी रटना है आपको क्रम से। काहे रटना है क्रम से, क्योंकि तरंग जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी का घटता क्रम है। क्या जी तबीयत नहीं का ठीक है आपका, देख के लग रहा है आपको, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो ज़बरदस्ती मत बैठिए, जाके इलाज करिए, सामने हॉस्पिटल है। इनकम टैक्स के उस पर जाओगे ना तो हॉस्पिटल है, वहाँ एक मिलेंगे पटेल जी, वो मेरे छात्र हैं, वहाँ वो ऑफिसर है, सेक्शन ऑफिसर है अंदर में, जिस डॉक्टर का आदेश देखो उनको करना पड़ेगा। वहाँ पटेल जी जाइए, मिलिएगा उनसे, बोलिए रंजीत सर भेजे हैं तो जाइए, बिना नंबर लगाए हो जाएगा, दिखवाना हो जाएगा दिखवा लीजिएगा। सी जी लापरवाही मतलब हेल्थ के साथ नहीं करना है, कहने का मतलब ये है, हेल्थ इज वेल्थ। सी जी एक्स क्रम से है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का घटता क्रम, और तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर और फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। आपको पता है ना, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, पता है नहीं बात सबको? फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए एगो बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो फ्रीक्वेंसी घटेगा लाइन से, इसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, इससे कम इसका, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी इसका, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका, सबसे कम वेवलेंथ इसका, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसका। यानी फ्रीक्वेंसी का घटता क्रम सबसे ज़्यादा, उसके बाद और वेवलेंथ का बढ़ता क्रम, तो सबसे कम इसका, उसके बाद इसका, सबसे ज़्यादा इसका। तो फ्रीक्वेंसी का क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। पता ना 9वां 10वां में आप लोग क्या किए थे, आई जो हम पढ़ा रहे हैं ना, ये हम 10वें में ही सब पढ़े थे, उसी के आधार पर बता दे रहे हैं। और आप लोगों ने बहुत बड़ा स्टैंडर्ड चीज़ है, कुछ 10वां में पढ़े थे सब। वही जब लगा था लॉकडाउन, मतलब सब हड़ताल किया था। विक्की जी अभी क्लास में है भाई, क्लास में है, क्लास में। हाँ तो हम क्लास ले रहे हैं अभी, तो घुसबे की है क्लास में अभी। हाँ पूछिए नीचे क्लासे में है। हो गया, समझ गए? लोग विश्वास नहीं होता कि हम क्लास ले रहे हैं। आवृत्ति का लिखो घटता क्रम, और तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम। सी से क्या होगा गुरु, लिख दिए ना, सी से हो गया कॉस्मिक रे, कॉस्मिक रे।
सी से कॉस्मिक रे, जी से गामा रे, ऐसे गामा का ही साइन होता है, जी से गामा रे, वही गामा अल्फा बीटा गामा कल वाला जो बताए थे, जी से गामा रे। कल से कुछ आवाज ठीक हुआ है नहीं जी। एक्स से एक्स रे, एक्चुअली टॉन्सिल हो गया था और कल से नमक में गर्म पानी में दे के और थोड़ा सा इसको गलाला कर रहे हैं, 3 बार किए हैं तो ठीक हुआ है। सब पिए हैं, पूरा एकदम काली मिर्च कूट कूट के चाय पिए हैं। जी से हो गया गामा रे, एक्स से हो गया एक्स रे, लिख लो एक्स रे। ये सब मिलेगा कहीं, ये सब ट्रिक खूब परीक्षा में आता है। एक्स से हो गया एक्स रे, जिसको बिहार में सब एक्सारा कहता है, एक्सारा करवा लिए। यू से लिखो अल्ट्रा वायलेट, यू से लिखो अल्ट्रा वायलेट, अरे पारा बैगनी हिंदी में, यू से अल्ट्रा वायलेट यानी पारा बैगनी। अब तो समझने में दिक्कत ना आवाज है, कल दिक्कत हो रहा था, लेकिन कल भी बड़ी कोशिश किया हूँ, जानते हैं बहुत दर्द था यार टॉन्सिल में, लेकिन फिर भी पढ़ा रहे थे। यू से अल्ट्रा वायलेट, वी से लिखो, मैंने हिंदी में पारा बैग नहीं लिख दिए, वी से विजिबल, विजिबल रे, हिंदी में दृश्य प्रकाश, वी से विजिबल रे, दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश। आई से इंफ्रारेड, आई से इंफ्रारेड, हिंदी में अवरक्त प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, इंफ्रारेड, आई से इंफ्रारेड। एम से माइक्रोवेव, एम से माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंग, लिखो गुरु सूक्ष्म तरंग, एम से माइक्रोवेव। और आर से रेडियो वेव, आर से रेडियो, रेडियो तरंग। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब इन सब को चलने के लिए, अय गुरु कहाँ छूटा तुम्हारा, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब इन सब को चलने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं, ये सब के मीडियम की जरूरत नहीं, बिना मीडियम के भी चलेगा, वैक्यूम में भी चलेगा, मीडियम में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक का, और यूपीएससी आज तक यूपीएससी पूछती रही है, बीच में से 4 को नाम दे देगा, ये वाला दे देगा, ये वाला दे देगा, ये वाला दे देगा, एगो ये वाला दे देगा, 4 को कहीं कहीं से चुन लेगा। अब बोलेगा कि इनको फ्रीक्वेंसी के घटते क्रम में सजाइए, ये वाला ट्रिक अगर याद रहेगा CJCBMR तो जहां से निकाल के दे दे, न सजा दे देंगे हैं? ऐसे सवाल पूछते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, भूलना मत, ये सब एक्स्ट्रा बात आपको बता दिया। तो गुरु तरंग चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, तरंग चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो या फिर मैकेनिकल हो, ये दोनों तरंग 2 प्रकार का होता है। ला फिर 2 प्रकार आ गया, ये दोनों तरंग 2 प्रकार का होता है। वो 2 प्रकार कौन है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव। अनुदैर्घ्य तरंग, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। समझ में आ रहा है? जब तरंग अपने एक्सिस के परपेंडिकुलर चले, 90 डिग्री के कोण बना के चले, 90 डिग्री का कोण बना के चले, 90 डिग्री का कोण बना के चले, तो ऐसी तरंग को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग, यानी ऊपरे नीचे चले। रस्सी को बांध दीजिए, उधर एक खूंटी गाड़ दीजिए, रस्सी बांध के पकड़ लीजिए एक तरफ और ऐसे ऐसे करिए तो रस्सी ऊपर नीचे होगा, वो कौन तरंग हो गया? अनुप्रस्थ। या कभी कभी समुद्र की लहरें भी इस तरीके से चलती हैं तो अनुप्रस्थ हो गया। लेकिन स्प्रिंग ले लीजिए, उसको कहीं फंसा दीजिए, खींचिए, छोड़ दीजिए, तो
तो ऊपर नीचे नहीं होगा बल्कि वो आगे पीछे होगा। जब अपने एक्सिस के आगे पीछे तरंग चले, अपने एक्सिस के आगे पीछे तरंग चले, फैले सिकुड़े फैले सिकुड़े, यानी एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन में, एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन में तरंग चले, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अनुदैर्ध्य तरंग या संपीड़न तरंग। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? ऊपर नीचे जब चले तो अनुप्रस्थ, और जब आगे पीछे चले तो अनुदैर्ध्य। क्लियर? अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूडनल, लंबाई के अकॉर्डिंग चले, ट्रांसवर्स ऊपर नीचे, याद रहेगा। अगर साउंड ई तरंग ना होके ई वाला तरंग हो जाए तो क्या होगा? साउंड ऐसे है, कौन तरंग? अनुप्रस्थ तरंग है, नहीं अनुदैर्ध्य तरंग है। साउंड क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। मतलब ऐसे लिख देता हूं, कंफ्यूज जाओगे तुम लोग। ई हो गया अनुदैर्ध्य, आई हो गया अनुप्रस्थ। अब कोई दिक्कत ना है। ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल, आई हो गया ट्रांसवर्स। सुनो भाई, अगर साउंड ऐसे क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड इज मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, क्योंकि इसके लिए मीडियम चाहिए ही चाहिए। बट उसमें भी कौन सा वेव? अनुदैर्ध्य है ना जी। अब देखो, साउंड अगर ऐसे न चल के वैसे चले तो क्या हो जाएगा? तभी मैं बोले चलबे ना करेगा सर, ऐसे कैसे चल जाएगा? ऐसे चलता है अगर ऐसे चले तो क्या होगा? विविध भारती में पहले रेडियो पे गाना आता था, सुने हैं? विविध भारती हेलो फरमाइश, उसमें नाम अनाउंस जिसका हो जाता था वो गांव में सुनाता था, देखो मेरा नाम अनाउंस हुआ है। छोटे पहलवान, गोलू पहलवान, यही सब ऐसे से पता नहीं कहाँ से नाम लाता था वो। इन्होंने फरमाइश किया है केएल सहगल का गाना, सोने का बंगला चांदी का जंगला, एक बंगला बने न्यारा, है ना जी। तो गुरु, ये विविध भारती पे गाने सुनते होंगे तो कभी कभी आवाज धीमा आ जाता होगा, फिर तेज, फिर धीमा, फिर तेज। पता चला कि जिस लाइन को सुनने के लिए बहुत देर से रेडियो बजा के बैठे थे वो लाइन धीमा हो गया। नहीं जी, होता है गाने के कोई लाइन होता है, एक आध लाइन जो दिल को छू जाता है, नहीं, वही लाइन धीमा हो गया तो रेडियो फोड़ देंगे पटक के। तो गुरु, ऐसे अगर चलेगा साउंड तो कुछ नीचे आ जाएगा और कुछ ऊपरे चल जाएगा। तो जब ऊपरे जाएगा तब भी धीमा सुनाई देगा, नीचे जाएगा तब भी धीमा, बीचवा में आएगा तो तेज सुनाई देगा। हम बोल रहे हैं बराबर सुनाई दे रहा है, इसका मतलब है कि साउंड ऐसे चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा है। अब कभी जिंदगी में भुलाई हो जाइएगा तो ना हो जाएगा साउंड कैसा वेव है, ई वाला की वाला तो नहीं कर लीजिएगा आप। ये टेक्निक, ये बताने का मतलब यही था सिर्फ कि आपको याद हो जाए परमानेंट, भुला जाए तब भी। लाइट क्या है? लाइट ये वाला वेव है, ये नहीं है। अगर लाइट ये वेव ना होके ये वाला वेव हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? जहां लाइट जलाएंगे सिर्फ वहीं प्रकाश होगा सामने, ऊपर नीचे होने के कारण ये लाइट फैल जाता है तुरंत। लाइट जब जलाते हैं पूरे कमरे में फैलता है, क्यों? क्योंकि ऐसे चलती है। अगर ऐसे चलती तो बस जहां जहां जा रहा है लाइट उतना दूर उजाला होता जाता, बाकी अंधेरा। ठीक, समझ में आया? तो लाइट इज ट्रांसवर्स वेव बट साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर है? इसका मतलब कि पी वेव किसके जैसा है? साउंड वेव के जैसा है। तो लिखिए अगला लाइन, पी वेव इज लाइक साउंड वेव। कितना बढ़िया बढ़िया बात आज बता रहे हैं। देखिए, पी तरंग ध्वनि तरंग के समान होता है। पी वेव इज लाइक साउंड। ट्रांसवर्स हुआ, सारे लाइट ट्रांसवर्स। लाइट टॉर्च का हो, चाहे दिया का हो, चाहे ललटेन का हो, या लैंप का हो, या लंप का हो। गांव में सब पर्यायवाची है, लंप, ललटेन, है ना, ढिबरी, दिया, सुना है सब नाम? सब सुना है। अरे जो दवाई वाला खाली हो जाता था तो शीशी में वो छेद कर देते थे और उसमें दीपक बत्ती लगा के चला देता था। सही बात है, वो सब हमारा कल्चर है। तब दुनिया उसी को बेच करके कमा रही है, हम उसी को अपमानित कर रहे हैं।
बाहर से आया अमेरिका से गेस्ट, तो उसको दिया में रखिए, बोले कि हमारे यहाँ का कल्चर था, आज रात में आप लोग इसी में रहना पड़ेगा। खूब सेल्फी लगा रात में सब दिया के साथ, वहाँ दिखाएगा देखिए वहाँ पर स्पेशल कल्चर था, और उसी का ठग लेंगे 2000 रुपया। देखिए इसका 2000 रुपया आपको लगेगा। दिया वाले कमरे में रहना है आपको, ढिबरी वाले में तो 2000 रुपया देना पड़ेगा आपको, और लालटेन वाले में रहना है तो 3000 उसका खर्चा है। तो ट्यूबलाइट रखे हुए किया है, क्यों नहीं? कमाने का उपाय है। लिट्टी चोखा हाउस खुलता है, उसमें पूरा मट्टी लपेट देता है दीवार पर और आर्टिफिशियल लालटेन टांग देता है, लिट्टी चोखा हाउस। भंसा घर नाम दे देता है आजकल तो, भंसा घर। उस जमाना में रसोई घर को भंसे बोला जाता था, और आज नाम दे रहा टॉप लेवल के, टॉप क्लास के सिटीज में भंसा घर खुलता है, वहां बड़े बड़े कार लगा के लोग खाने आते हैं। आपको नहीं पता है तो कितना सामान्य चीज बेच दे रहे हैं 500 रुपए। मैंने एक प्लेट चावल दाल का भंसा घर में आपको खाइएगा तो आपको लगेगा 1000 रुपया। हमारा लगा कितना, 100 रुपया, तुम मुझसे ठग लिया 800-900 रुपया एक्स्ट्रा। लिखिए आगे। दुनिया में बहुत उपाय है कमाने खाने का, टेंशन मत लो, खाली दबा के पढ़ो। बुद्धि होना चाहिए ठगने का। चलिए, क्यों जी, कुछ ज्ञानवान सीख रहे हैं? चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट भाई, पी वेव इज लाइक साउंड वेव। क्लियर हो गया? अब लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ पी एस वेव। प्रॉपर्टी ऑफ एस वेव, प्रॉपर्टी ऑफ एस वेव लिखिए। एस तरंग के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ एस वेव, एस तरंग के गुण लिख लिए। एस तरंग के गुण लिखिए। पहला वही एस वेव, ऐसे लिखो, वेलोसिटी ऑफ एस वेव इज हाफ ऑफ पी वेव। वेलोसिटी ऑफ एस वेव इज हाफ ऑफ पी वेव। Velocity of S wave is half of P wave। इसलिए S तरंग की गति P तरंग की आधी होती है लगभग। तो कल क्या बोला था कि P तरंग के बाद पहुंचती धरती पर। लिखो, S तरंग P तरंग के बाद धरती पर पहुंचती है। S wave reaches on the surface of earth after P wave। S wave reaches on the surface of earth after P wave। S wave reaches on the surface of earth after P wave। S तरंग P तरंग के बाद धरती के साथ उड़ती है। कल क्या बताया था कि ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में नहीं जाती। गुरु किसमें जाती है? सॉलिड और सेमी लिक्विड। वेरी गुड। लिखिए, देखिए, एस वेव ट्रेवल्स आइदर इन सॉलिड और इन सेमी लिक्विड। एस वेव ट्रेवल्स आइदर इन सॉलिड और इन सेमी लिक्विड। एस वेव ट्रेवल्स आइदर इन सॉलिड और इन सेमी लिक्विड। एस तरंग ठोस के साथ साथ अर्ध द्रव में भी गमन करती है। एस तरंग अर्ध द्रव ठोस के साथ साथ तरचन। एस तरंग ठोस के साथ साथ अर्ध द्रव में भी गमन करती है। सेमी लिक्विड बताया था जेल टाइप का होता है ना? अर्ध द्रव में भी गमन करती है। हो गया। अगला, अच्छा एक लाइन पी में छूट गया था, पी वाले में जगह खाली तो लिख दिया। पी तरंग सबसे कम विनाशकारी होती है। पी वेव इज मिनिमम डिस्ट्रक्टिव। पी वेव इज मिनिमम डिस्ट्रक्टिव। इज मिनिमम डिस्ट्रक्टिव। पी तरंग सबसे कम विनाशकारी होती है। और कहाँ गया आपका मित्र, दोस्त, पड़ोसी? बैग उसी का है क्या?
तुम्हारा है। उसी आज गायब है। अब कहेगा कि कारण बता के हम जाते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब मकान मालिक डेथ कर गए, जिस कारण से वहां पर रहना मुश्किल है आज, और थोड़ा सा अति हो जाता है। राजापुर चले गए। राजापुर कौन सा दूर है? बगल में तो है राजापुर। यहाँ से 5 मिनट ऑटो में बैठने के बाद चौराहा, वही सेम 5 मिनट से राजापुर, 10 मिनट में राजापुर। और क्या, कोई बात नहीं। मकान मालिक, कभी कभी मकान मालिक के डेथ होने से खुशी भी होता है लोगों को, क्योंकि पैसा, वह मकान मालिक जो तुम 1 तारीख को टॉर्चर कर देता है, खाली कर दो रूम, तुम पैसा लेट करता है, मर गया, ठीक है हुआ, निकाल उठा लिए भगवान। देखिए, हम लोग अपने मकान मालिक को खूब शराब दिए हुए हैं। कोचिंग वाला मकान मालिक माला सिन्हा, नाम बता दी। देखिए, माला सिन्हा, मंगल सिंह। मंगल सिंह तो बेचारा सीधा था, माला सिन्हा खराब थी। नहीं, कुत्ता को वैल्यू ज्यादा देती थी। हम लोग जाते हैं सर घर छोड़ के तो रोता है, तुम हम लोग रोते हैं तो दिखाई नहीं देता है। चलिए आगे। एस तरंग दोनों में जाते। अब आइए, अच्छा लिख दिए पी तरंग सबसे। अब लिखो, एस तरंग पी तरंग से अधिक विनाशकारी होती है। एस तरंग पी तरंग से अधिक विनाशकारी होती है। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए गुरु, क्या हड़बड़ाना है। परीक्षा सितंबर में है, 30 सितंबर की। लिखिए, क्या लिखे? एस तरंग पी तरंग से अधिक विनाशकारी होती है। एस तरंग पी तरंग से अधिक विनाशकारी होती है। एस वेव इज मोर डिस्ट्रक्टिव देन पी वेव। अगला पॉइंट, एस वेव इज नोन एज एसटीडी वेव। जैसे लिखा था ना पीएलसी, वैसे लिखो। एस वेव इज नोन एज एसटीडी, लिखा है देखो, एसटीडी, पीसी वाला नहीं। एक पीसी वाला होता है, एसटीडी है ना। प्लेन पेपर बोलता रहता हूँ कि प्लेन पेपर यूज कीजिए, सुनते नहीं है। वही मैंने खत्म कर रहे, फिर आप भी देखिए भाई, प्लेन पेपर का इस्तेमाल कीजिए। वही लिख रही है प्लेन। ना ना, वो रफ भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा रफ भी प्लेन पे करना है। चलिए लिख लिए, एस वेव इज नोन एज एसटीडी वेव। एस का माने लिखिए डैश, देखिए, एस का मतलब सेकेंडरी, एस का मतलब सेकेंडरी, एसटीडी वेव लिख दिया ना जी। एस का मतलब लिखे सेकेंडरी, मैंने हिंदी में द्वितीयक, हिंदी में द्वितीयक लिखो। एस का मतलब सेकेंडरी, द्वितीयक। टी का मतलब ट्रांसवर्स, टी का मतलब ट्रांसवर्स, टी का मतलब ट्रांसवर्स, हिंदी में अनुप्रस्थ, हिंदी में अनुप्रस्थ। बात इसको लिख दीजिए, समझ में आना चाहिए। अनुप्रस्थ। और डी का मतलब डिस्टॉर्शनल, डी का मतलब डिस्टॉर्शनल, डिस्टॉर्शनल, डी का मतलब डिस्टॉर्शनल। लिख लिए, हिंदी में लिखो, डिस्टॉर्शनल का मतलब विनाशकारी, डिस्टॉर्शनल का हिंदी विनाशकारी। हो गया। अब लिखिए, एस वेव इज लाइक लाइट वेव। ना होगा लाइट जैसा, एस तरंग प्रकाश तरंग के समान होता है। एस वेव इज लाइक लाइट वेव, नहीं, ट्रांसवर्स लाइट है, लाइट वेव। एस तरंग प्रकाश तरंग के समान होता है। अब लिखे प्रॉपर्टी ऑफ एल वेव, एल तरंग के गुण, एल तरंग के गुण। अंडरलाइन करना है प्रकाश तरंग, समान को अंडरलाइन नहीं कर देना है। तो इसको, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अंडरलाइन किसको करना है वो समझना है। देखिए, एल तरंग के गुण, तुम भी रूल पे लिखते हो जी। देखो, एल तरंग सबसे कम गति से गमन करती है, पहला पॉइंट। एल तरंग सबसे, हाँ एस हो गया, और क्या चीज होगा इसमें, कितना सब पॉइंट, जितना पॉइंट पी में हुआ उतना एस में भी हो गया। अब लिखिए, एल तरंग सबसे कम गति से गमन करती है। एल वेव ट्रेवल्स विद मिनिमम वेलोसिटी, एल वेव ट्रेवल्स विद मिनिमम
वेलोसिटी। अगला पॉइंट, एल वेव ट्रेवल्स ओनली इन सॉलिड। एल तरंग केवल ठोस में गमन करती है। एल तरंग केवल ठोस में गमन करती है। एल तरंग केवल ठोस में गमन करती है। एल वेव ट्रेवल्स ओनली इन सॉलिड, ये सेमी लिक्विड में भी नहीं जाता। अगला, एल वेव इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। एल वेव इज द एल वेव इज द मोस्ट, मोर नहीं मोस्ट, एल वेव इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। एल तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होता है। एल तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होता है। अगला पॉइंट, एल वेव इज ऑल्सो नोन एज सरफेस वेव। इसमें वैसा कोई फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म नहीं है। एल वेव इज ऑल्सो नोन एज सरफेस वेव, SURFACE। एल तरंग को सतही तरंग के नाम से भी जानते हैं। एल तरंग को सतही, सतह के साथ चलती इसलिए नहीं, सतही तरंग के नाम से भी जानते हैं। देखिए, एल वेव इज लाइक वाटर वेव। एल तरंग जल तरंग के समान होता है। अब कहीं वाटर वेव मतलब क्या, दो तो समझ में आ गया। एल वेव इज लाइक वाटर वेव, एल तरंग जल तरंग के समान होता है। अब बोलेंगे सर क्या जल तरंग क्या बोल रहे हैं आप? एल वेव इज लाइक वाटर वेव। अब बोले सर ये तो लाइट वेव समझ में आ गया, साउंड वेव समझ में आ गया, ये वाटर वेव किस टाइप का वेव है? ये दोनों टाइप का है, लॉन्गिट्यूडनल भी होता है और ट्रांसवर्स भी। इसका मतलब कि वाटर वेव लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स दोनों है। इसका मतलब एल वेव भी लॉन्गिट्यूडनली भी चलता है और ट्रांसवर्स भी चलता है। क्लियर है, समझ में आ गया? अब सुनो विद्यार्थी, इन तीनों तरंगों के आधार पर, इन तीनों तरंगों के आधार पर धरती के आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया। इन तीनों तरंगों के आधार पर जो तरंग का मैप आया, उसके आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को कैसे बांटा गया। देखो, पहले तो इसका मैप बना लेते हैं। मान लेते हैं कि यही फोकस है। देखो, आपको पता ही नहीं, लिखवाया था, याद नहीं था, मुझे रह गया था, भूल गया था मैं लिखवाना। धरती के अंदर से जहाँ से तरंग की उत्पत्ति होती है, जिस पॉइंट से, उसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं उसको? फोकस। और जहाँ पहला झटका लगता है उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। उसे क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र, यानी ईपी सेंटर। अधिकेंद्र भाई, धरती के अंदर से जहाँ से तरंग की उत्पत्ति होती है उसे बोलते हैं क्या? फोकस। याद रखो, जहाँ से अंदर में तरंग निकलता है उसको फोकस है। जहाँ पहला झटका लगता है, जैसे मान लो यहाँ पहला झटका लगा, इसको क्या बोलेंगे? ईपी सेंटर। आज तक फोकस का पता नहीं चला है। ईपी सेंटर बताते, न्यूज आता है ना भूकंप का, क्या बोलते हैं? इसका ईपी सेंटर उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बताया जा रहा है। कहीं बोलता है इसका फोकस इतनी गहराई में बताया जा रहा है, नहीं। तो फोकस कहीं भी हो सकता है, इसको नोट कर लीजिए, इसको भी। धरती के अंदर से जहाँ से भूकंपीय तरंग की उत्पत्ति होती है, जिस कोने से होती है, जिस जगह से होती है, उसको क्या बोलते हैं? फोकस। और जहाँ झटका लगता है आके, उसको बोलते हैं अधिकेंद्र, ईपी सेंटर। चलिए, मान लीजिए फोकस है, फोकस ही हट गया। थोड़ा बड़ा फोकस है मान लेते हैं।
एल वेव, ये हो गया एस वेव, ये हो गया पी वेव। फोटो को बनाइए फिर समझाते हैं। आया जय जी। कितने तरह का भूकंपीय तरंग, कौन कौन? एस एल, सबसे धीरे जो चलता है ना ज्यादा खतरनाक होता है। आदमी में भी यही नियम है, जो ज्यादा तेजी से कर रहा है उतना खतरनाक आपके लिए वो नहीं होगा, लेकिन जो आराम आराम से कर रहा है ज्यादा खतरनाक होता है। पता है कि मीठा आदमी जो है ना उससे बच के रहिए, शुगर करवा देगा, डायबिटीज करवा देगा आपको। खरा खोटा सुना दे रहा है, उतना खतरनाक नहीं होता, खूब मीठा है। और ताराचंद जी, सब बढ़िया हाल चाल, आप बहुत महान आदमी हैं, समझ जाइए कि कुछ न कुछ आपसे कार्य करवाने वाला है। जीवन में उससे बचो जो आपके साथ रूपक अलंकार का प्रयोग करता है। रूपक अलंकार, तारीफ करने वाला 3 गो अलंकार है, तारीफ करने वाला 3 अलंकार, एक है रूपक अलंकार, एक है उपमा अलंकार और दूसरा है अनुप्रास अलंकार। तारीफ करने वाला 3 अलंकार, रूपक, उपमा, अनुप्रास। रूपक वाला से ही बचिए, और अनुप्रास वाला से बच भी सकते नहीं भी बच सकते। उपमा वाला चलेगा, तुम चांद के जैसी हो, मान लीजिए बोला गया तुम चांद की जैसी हो, चलेगा, यहां तक चलेगा। चांद भी अपनी जगह है, हम भी अपनी जगह है, चांद जैसा है, तुम ही चांद हो। चांद गया काम से, उससे बचिए, वो कुछ न कुछ कांड करने वाला है, वरना ये सब बात नहीं बोलता, कुछ न कुछ लाभ उठाने वाला है वो। उस आदमी से तुरंत दूरी बनाइए, तुरंत जितना जल्दी हो सके उसको भगाइए अपने घर से, वरना वो आपको कुछ न कुछ आपको बर्बाद करने आया है। वो तुम ही चांद हो, ये नहीं चलेगा। तुम ही से दिन, तुम ही से रात, वो और खतरनाक। ये सब रूपक अलंकार है। जब जिससे तुलना किया जाए उसको गायब कर दो तो रूपक अलंकार, जिससे तुलना किया जाए वो भी रहे तुम भी रहो, उपमा अलंकार। और जबरदस्ती तारीफ करवा रहे हो, जबरदस्ती तारीफ करवा रहे हो, ये देखो ना, अच्छा आज कुछ मेरे में बेहतर नहीं लग रहा है ना, लग तो है, ठीक है, अरे बताओ ना कुछ। आज मैंने मान लीजिए कि पूरा निकले हैं ब्यूटी पार्लर से आज, तो आदमी 5 बार दिखाता है, कुछ कोई तारीफ करिए नहीं रहा है, भीड़ में जा रहे हैं, ऐसे खड़ा हो रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये बोल देता था कि सर बहुत स्मार्ट लग रहे हैं तो चलेगा, और नहीं कोई बोलता, अंत में 10 मिनट बाद फिर बोलने लगे अपने से कि अच्छा तुमको कुछ अंतर नहीं लग रहा है मेरे में। तो ये क्या है, लग रहे हैं सर। जहां बात लगने का है ये होता है अनुप्रास अलंकार। नहीं, मानो तुम चंद्रमा जैसी हो, मानो तुम सूर्य जैसा हो, मानो लगता है, ये सब क्या है, अनुप्रास अलंकार। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसी बहाने 3 गो अलंकार कंप्लीट हो गया आपका। अब तीनों अलंकार लाइन देके पूछेगा, अगर सेंटेंस देके तो बता दीजिएगा इसमें कौन अलंकार है, ना बता दीजिएगा। 3 गो सेंटेंस दे देगा लाइन से, मतलब तीनों को पहचानिए, इनमें कौन उपमा है, कौन अनुप्रास है और कौन प्रेक्षा है, ना बता दीजिएगा आप आराम से। हाँ, हम हर विषय पढ़ाए हैं बच्चों को, इसीलिए मुझे सब विषय इतना अच्छे से आता है पढ़ाना कि हम जो बच्चा पत्थर भी है ना उसमें उसको भी सिखा दें। ये चीज मेरे अंदर है, बस अब सीखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हाँ, ये लोग हिंदी ऑप्शनल रखवा दिए थे। तो गुरु हम क्या देख पा रहे हैं कि कुछ ही दूर तक एल तरंग आ रहा है, एस तरंग भी बीच में नहीं आ पा रहा है, पी आ रहा है, पी को कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि पी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में जाती है, एस जो है बीच में नहीं आ रही है, एल तो बेचारा ऊपर ही से मुड़ जा रही है। विद्वानों ने देखा गहराई, तो ये था 100 किलोमीटर, जहां तक एस आ रहा था ये था 2900 किलोमीटर, और जहां तक
पी आ रहा था, ये था 6371 किलोमीटर। समझ गए बात? अब देखिए, मतलब एल इसके बाद नहीं आएगा, 100 किलोमीटर के बाद एल अंदर नहीं आएगा, 2900 किलोमीटर के अंदर एस नहीं जाएगा। अब पी तो कहीं कोई दिखते नहीं है, और यहां देख लो जरा, तब उतारना। मान लो यहां फोकस है तो एल यहीं तक आएगा, मान लो यहां फोकस है, मान लो यहां फोकस है तो एल यहीं तक आएगा, मान लो यहां फोकस है तो एल यहीं तक आएगा, और मान लो यहां फोकस है तो एल यहीं तक आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? मतलब कहीं से भी अंदर जाओ, 100 किलोमीटर के अंदर एल नहीं आ पाएगा। फोकस अगर यहां रहेगा तो बस खत्म एल, फोकस अगर यहां तक रहेगा, यहां रहेगा तो एल खत्म, फोकस अगर यहां रहेगा एल खत्म, अब फोकस यहां रहेगा, यहां फोकस से रख दो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये एल की गहराई यहीं तक आएगा, इसके अंदर एल नहीं आ सकता है। अब देखिए ध्यान से, मतलब इसके अंदर एल आ सकता है, इधर एल आ सकता है, मतलब 100 किलोमीटर के अंदर में आ सकता है, लेकिन 100 किलोमीटर के बाद एल नहीं आएगा। अब आइए एस जो है, अब इसकी बात समझते हैं, इसको उतार लिए होंगे तो देखते हैं थोड़ा, फिर आएंगे पीछे। अब देखो, अब मान लेते हैं कि एस की बात करें तो अगर फोकस मान लीजिए यहां रहेगा तो एस यहां से निकल जाएगा ऐसे, फोकस मान लीजिए इधर रहेगा यहां, तो फोकस यहां रहेगा तो क्या होगा, फोकस यहां रहेगा तो एस ऐसे निकल जाएगा, फोकस यहां रहेगा। क्या हो रहा है भाई? ओ, ऐसे कोई बात नहीं, एस यहां रहेगा तो ऐसे निकल जाएगा एस, ऐसे, मतलब इसके अंदर एस नहीं आ सकता है, मतलब इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, सब में एस आ सकता है, पर इसके अंदर वो अंतिम पॉइंट बनाए हैं, ये जो बनाया है ना, ये लास्ट पॉइंट है, इसके इधर एस आ सकता है पर इसके अंदर नहीं आ सकता, और पी सीधा निकल जाएगा। अंतिम एस और ये वाला पी है, इसके बीच में कोई भूकंपीय तरंग नहीं आ सकता, इधर एल आ सकता है, इधर एल आ सकता है, इधर एस आ सकता है, इधर एस, सारी तरंगें इधर आ सकती है, पर एस अंदर नहीं आ सकता, यही खत्म, और पी सीधा निकल गया। तो पी और एस के बीच में जो खाली जगह है जहाँ कोई तरंग नहीं आ सकता, उस जगह को में कोई तरंग ही नहीं आएगा तो क्या होगा? भूकंप नहीं आएगा, कोई भूकंप नहीं आएगा जी, है? भूकंप आएगा क्या? भूकंप आएगा ही नहीं। इसको बोलते हैं हम लोग भूकंपीय छाया क्षेत्र, भूकंपीय छाया क्षेत्र यानी अर्थक्वेक शैडो जोन, इसको बोलते हैं अर्थक्वेक शैडो जोन, भूकंपीय छाया क्षेत्र, इसको बोलते हैं भूकंपीय छाया क्षेत्र यानी अर्थक्वेक शैडो जोन। क्योंकि अंतिम पी और अंतिम, अब ये कोई फिक्स नहीं है इसी बीच में होगा अर्थक्वेक शैडो जोन, फिक्स नहीं है ये। अगर इधर फोकस होगा तो शैडो जोन इधर बनेगा, इधर फोकस होगा तो इधर बनेगा, ये एक कंडीशन में हमने बता दिया। कंपीय छाया क्षेत्र, अंतिम पी और अंतिम एस के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? भूकंपीय छाया क्षेत्र। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी आधार पर बोलिए, उसे तब बनेगा भी। कैसे आएगा? मतलब आपका कहना है कि इधर भी फोकस बने, इधर फोकस बने तो हो जाएगा, आ जाएगा भूकंप, फिर छाया क्षेत्र खत्म हो जाएगा। हाँ खत्म हो जाएगा। हो गया?
बस ये याद रखिएगा। अब इसी आधार पर हम धरती के आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटते हैं। जहाँ तक एल आया अंतिम, जहाँ तक एस आया और जहाँ तक पी आया। गांव में कभी कभी तरबूजा बेचने आता है, खाएं ठेला पर, कहते भैया टेस्ट कराइए, ऐसे नहीं लेंगे। तो ऊपर से टेस्ट कराता तो क्या बोलते हैं, देखिए अंदर से पानी निकल जाता है, ऊपर से मीठा रहता है, पूरा कराइए। तो फिर वो चाकू लगा के ट्रायंगुलर निकाल लेता है, ट्रायंगुलर पूरा अंदर तक, लीजिए अब टेस्ट करिए, पानी निकल जाता है। हम डुप्लीकेट आदमी ये नहीं है, रोज आना है भैया हमको बेचने, आज पहला दिन नहीं आ रहे हैं, वो गरज के बोलता है खाइए, इतना मत दीजिए, इतना मत दीजिए, इतना मत दीजिए, इतना मत दीजिए। तो अरे खाइए ना, नहीं दीजिए, खाइए आप, जाइए जी खाइएगा, है ना। कुछ लोग होते हैं ऐसा कि मिठाई खाने के नाम पर 10 को दुकान पर घूम गए, खिला नहीं, टेस्ट आ रहा है। तो गुरु वैसे ही आप चाकू लगाइए और ट्रायंगुलर काट लीजिए, नमूना चाकू लगाइए, आई पूरा काट के निकाल लीजिए, काट के निकाल लीजिए। तो कैसे निकलेगा, यही ना होगा, नहीं होगा गुरु। सबसे ऊपरी भाग जो है 100 किलोमीटर, जहाँ तक एल आया, बीच वाला भाग 2900 किलोमीटर, जहाँ तक एस आया, सबसे नीचे वाला भाग 6371 किलोमीटर, जहाँ तक पी आया। क्यों भाई, समझ में आया कि नहीं आया? अब आया ना समझ में? धरती के आंतरिक भाग को कितने भागों में बांट दिए? 3 भागों में। जहाँ तक एल आया, जहाँ तक एस आया और जहाँ तक पी आया, अंतिम। तो अंतिम एल जहाँ तक आया उसको बोलते हैं हम लोग क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। मेंटल, मेंटल मत कर दीजिएगा, मेंटल माने पागल होता है नहीं। जब वो उल्टा पुल्टा हरकत करता है तो क्या बोलते हैं, एकदम मेंटले है क्या जी? जैसे मेंटल बोलिएगा वो चुप हो जाए, फिर कुछ ना करेगा। मेंटल का मतलब हो गया कि उस तरह से उसको गाली टाइप का लगता है, मेंटल बोल दिया हमको नहीं। और तीसरा है सबसे अंदर वाला, हिंदी में भी इसको बोलते हैं क्रोध। अब देखिए, मेंटल को भी हम 2 भागों में बांटते हैं 1000 किलोमीटर पर। उसको बोलते हैं आउटर मेंटल, इसको बोलते हैं इनर मेंटल। कोर को ही बांटते हैं 2 भागों में 5150 किलोमीटर पर। इसको बोलते हैं आउटर कोर, इसको बोलते हैं इनर कोर। हिंदी में बाह्य, बाह्य और आंतरिक, आंतरिक मेंटल। ऐसे मेंटल का हिंदी में बोलते हैं भूपरिवार, हिंदी वैसे होता है भूपरिवार। और इसको बोलते हैं बाह्य कोर, इसको बोलते हैं आंतरिक कोर, इसको बोलते हैं आंतरिक कोर। पढ़ लीजिए आप भी विकी जी, आंतरिक कोर हो गया। समझ गए बात? इतना आउटर मेंटल, इनर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। इसको नोट कीजिए पहले आप।
अब देखिए, थोड़ा सा बात को समझना है। बात ये समझना है कि क्रस्ट और मेंटल, क्रस्ट खत्म होगा और मेंटल की शुरुआत होगी। तो ऐसा तो नहीं ना है कि क्रस्ट ही खत्म हो गया। ध्यान से देखो, तुम लोग इतना टाइम दिए फिर भी लिख रहे हो। मान लो यहाँ ऐसा तो नहीं कि क्रस्ट ही खत्म हुआ यहीं से मेंटल शुरू होगा, ऐसा तो होता नहीं। हर चीज का एक ट्रांजिशन फेज होता है। धीरे धीरे क्रस्ट खत्म होगा, धीरे धीरे मेंटल शुरू होगा, ट्रांजिशन फेज होता है ना एक का। उसी तरह से धीरे धीरे मेंटल खत्म होगा, कोर शुरू होगा। जैसे आप बच्चा थे, बड़े हो गए, किस दिन बड़े हो गए? ऐसे थोड़ा कि बस आज दिन में सोए हैं और सुबह हुए तो हम बड़ा हो गए, और कल रात में, आज रात में सोए, सुबह उठे तो बूढ़ा हो गए। धीरे धीरे आदमी बूढ़ा होता है, बड़ा होता है, ट्रांजिशन फेज आता है। 40 से 45, 45 से 55 के बीच आदमी धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़ता है, और 55-60 ट्रांजिशन आता है। 60 के बाद में बूढ़ा हो जाता है, और फिर टीन एज जिसको बोलते हैं वो भी ट्रांजिशन फेज है। उसी तरह से कोई भी चीज़ डायरेक्ट खत्म नहीं होता। क्रस्ट धीरे धीरे खत्म होगा, धीरे धीरे मेंटल शुरू होगा। बीच में एक ऐसा लेयर होगा जिसको ना तो आप क्रस्ट बोल सकते हैं और नहीं मेंटल बोल सकते हैं। बीच में एक ऐसा लेयर शुरू होगा जिसको ना आप क्रस्ट बोल सकते हैं और ना ही आप मेंटल बोल सकते हैं। उसी तरह से मेंटल और कोर के बीच भी वही स्थिति होगी, जिसको ना तो आप मेंटल बोल सकते हैं ना कोर बोल सकते हैं। उसी प्रकार आउटर मेंटल, इनर मेंटल के बीच भी वही स्थिति होगी, जिसको आप ना तो आउटर मेंटल बोलेंगे, इनर मेंटल बोलेंगे। ट्रांजिशन लेयर बनेगा। उधर से आउटर कोर, इनर कोर के बीच भी एक ट्रांजिशन लेयर बनेगा। इस सब का अलग अलग नाम है। इस सभी लेयर के बीच में जो ट्रांजिशन है ना, उसका नाम है। जैसे मेंटल और क्रस्ट के बीच में जो ट्रांजिशन फेज, उसका एक अलग नाम है। फिर आउटर मेंटल, इनर मेंटल के बीच में जो ट्रांजिशन है, उसका अलग नाम है। और फिर मेंटल और कोर के बीच में जो ट्रांजिशन है, उसका अलग नाम है। फिर आउटर कोर और इनर कोर के बीच में ट्रांजिशन है, उसका अलग नाम है। इसका नाम है मोहो डिस्कंटिन्यूटी। इसका नाम है रपेटी डिस्कंटिन्यूटी। इसका नाम है गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। इसका नाम है लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। हिंदी में बोलते हैं मोहो असंबद्धता। इसका नाम है रपेटी असंबद्धता। इसका नाम है गुटेनबर्ग असंबद्धता। इसका नाम है लेहमैन असंबद्धता। इसको नोट कीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? जो दो लेयर के बीच जो ट्रांजिशन लेयर है, पता है ये सब जो नाम है ना, विद्वान का नाम है, जिन्होंने नाम दिया, ठीक ना। ये जो लेहमैन, ये सब क्या है? ये सब स्कॉलर्स के नाम है। वो लोग नाम दिया, उसके नाम पे हो गए। अब बैठे 2 मिनट आते हैं, 10 मिनट 5 मिनट छोड़ देंगे। अच्छा, वैकेंसी वाला न्यूज सही है क्या? वैकेंसी वाला जो न्यूज है, बस 2 मिनट दीजिए, 3 मिनट, बस 3 मिनट पानी उनी गर्म पीजिए। हमको भी हमको है बनाना। अच्छा देखते पढ़ाते पहले से। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग असंबद्धता है, लिखे तो है ऊपर सब जगह असंबद्धता। ये सब खाली शॉर्ट में कर दिए हैं, पूरा लिखे का मन नहीं था हमको। कितना लिखेगा आदमी? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अंग्रेजी आए चाहे ना आए, इतना तो नहीं चाहिए यस सर, नो सर, ओके सर, ऑफ कोर्स सर, बाय सर। ये 4-5 लाइन याद कीजिए तो कहीं भी आपको अंग्रेजी में दिक्कत नहीं होगी। समझो चाहे ना बोलो, कहीं भी चल जाता ओके सर। विकी जी, वो कितना भी अंग्रेजी में कोई बोले, हमको अंग्रेजी नहीं आती, समझे चाहे ना समझे, बोल देंगे ओके सर। आपको मारेंगे बना के, ओके सर। अंग्रेजी में कोई बोला ऐसे?
हर पेट गाली देंगे आपको। ओके सर, ऑफ कोर्स सर, ये भी चल जाएगा। खाना खा लिया, ऑफ कोर्स, ओके, चलेगा। थैंक यू सर, वेलकम सर, इतना हो गया काम। अंग्रेजी पूरी आने की जरूरत नहीं है, खाली पकड़े मत जाओ, इतना कॉन्फिडेंस से ओके सर बोलो कि सामने को लगे कि नहीं समझ रहा है मैं। पर अंग्रेजी जाननी चाहिए, हमारे देश की सच्चाई अंग्रेजी बन चुकी है। अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्य है, पर फिर भी अब बिना अंग्रेजी के कोई, मैंने थोड़ा स्मार्ट दिखना है तब भी अंग्रेजी जानना चाहिए आप। नहीं, ताराचंद, ताराचंद जी आपके हाजीपुर से ही हैं, बहुत मेधावी छात्र हैं। विक्की जी, ताराचंद जी हाजीपुर से हैं, मेधावी छात्र हैं, भविष्य के एसडीएम में बीच में बैठे हैं। एसडीएम बनेंगे, भविष्य में बनेंगे। ताराचंद जी आईएएस बनेंगे। ये बैच पूरा आईएएस मिलेगा आपको, इंटरव्यू लेना होगा आपको आगे सबका। हो गया भाई, समझ गए? इसका डेंसिटी, क्रस्ट की डेंसिटी लिखो। क्रस्ट की डेंसिटी 2.5 से 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मेंटल की डेंसिटी 4.5 से 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और कोर की डेंसिटी 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। हो गया ना? क्रस्ट की जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी जानते ना हो जी, मास बटा वॉल्यूम। अरे मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन इज इक्वल टू घनत्व। तो गुरु, क्रस्ट का घनत्व 2.7 से 2.9 के बीच होता है। गलती लिखा गया गुरु, 2.7 से 2.9, सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं, हल्का फुल्का कभी काट पीट होता रहता है। 2.7 से 2.9। और कोर का वॉल्यूम, मेंटल का वॉल्यूम 4.5 से 5 के बीच। और कोर का वॉल्यूम 11 से 13 के बीच। वॉल्यूम नहीं, डेंसिटी। हो गया? अब सुनिए, इसके आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सुनिए, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कल हमको याद दिला दीजिएगा। ये देखिए नया चैप्टर शुरू कर दिए कि सर इसमें आपको बताना था एलिमेंट के बारे में। याद दिलाइएगा कि एलिमेंट के बारे में और डेंसिटी और मास के पार्ट, मास और वॉल्यूम के पार्ट के बारे में याद दिलाइएगा। दो चीज़ हमको भुला जाते हैं हम। हाँ, दोनों मिला के सुनिए मेरी बात। पहले आप लोग मुझे कल क्या याद दिलाइएगा कि सर एलिमेंट लिखवाना कौन में कितना, कौन ज़्यादा है। दूसरा सर आपको लिखवाना है कि आयतन और मास का परसेंटेज कितना है। याद करवाइएगा हमको, ना तो भुला जाएंगे। और थोड़ा फिर बताएंगे सियाल सीमा नीफ है सुरेश महोदय का। ये तीनों बता के कल ही हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का चैप्टर शुरू करेंगे, अक्षांश और देशांतर का। ठीक है? और पढ़ के थोड़ा आइएगा। और बहुत अच्छे से हम लोग कर रहे हैं। और क्लास कैसा लग रहा है रियल बताइएगा। जो अगल बगल में हट के जो साइंस पढ़ा देता हूँ, कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा बातें बता देता हूँ, वो आपके लिए लाभदायक होता है या प्योर हानिकारक होता है? क्या जी, ये बताइएगा। तो कभी कभी बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर विषयांतर हो जाते हैं, इस विषय को पढ़ाते पढ़ाते किसी और विषय में चले जाते हैं, है ना? तो ये लाभकारी है, गुणकारी है, या उसको मैंने सही है, अच्छा है। ऑल द बेस्ट।